हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 14 अक्टूबर है और सबसे पहले जानते हैं कि आज के करंट अफेयर में हम किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिटेल में बात करेंगे। व्यक्ति विशेष में हम बात करेंगे शिव शंकरी जी के बारे में कि ये न्यूज में क्यों चल रही थी। उसके बाद हम बात करेंगे सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के बारे में और जानेंगे कि यहाँ से हमारे एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है। भारत सरकार ने श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया है और ये जो टॉपिक है ना, ये आपके पीटी और मेंस दोनों में काम आने वाला है। और अगर यहाँ का डेटा अगर आप अपने मेंस में अगर जैसे श्रम बल सर्वेक्षण से संबंधित कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जो आपके आंसर राइटिंग में या तो फिर निबंध में आएगा, तो अगर आप यहाँ का डेटा प्रोवाइड करते हैं तो आपका नंबर निश्चित ही अच्छा होने वाला है। फिर हम बात करेंगे यूनिटी गवर्नमेंट के बारे में कि ये क्या है और ये किस देश से संबंधित है, जो कि न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। बिजली माली पहाड़ी से संबंधित क्या न्यूज कल आ रही थी, इसके बारे में बात करेंगे। और बेसिकली कहें तो ये एग्जाम में आपका ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करने वाला है। फिर हम बात करेंगे वैज्ञानिकों द्वारा जारी ओजोन अपूर्ण क्षेत्र के स्टेटमेंट के बारे में कि उन्होंने इसको लेकर क्या स्टेटमेंट दिया है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। और अंत में हम बात करेंगे एशियाई पैरा गेम्स के बारे में और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक मैं शुरुआत में इसलिए देता हूं क्योंकि जो भी नए सदस्य जुड़ रहे हैं उनको पता चले कि हम आज के इस सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं डिटेल में और किस प्रकार से वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, हुंगा टोंगा हुंगा हपाई ज्वालामुखी का संबंध निम्न में से किस महासागर से है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर। अभी तक आप ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश के बारे में मतलब कि देखते होंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं। और यहाँ पे मैंने प्रशांत महासागर की दिशा के बारे में बता दिया कि ये जो है हुंगा टोंगा हुंगा हपाई, ये प्रशांत महासागर में तो है, लेकिन ये किस दिशा में पड़ता है इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर इसका आपको राइट आंसर पता हो। और ये ज्वालामुखी कल के न्यूज में हाईलाइट हो रहा था और बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय स्तर के वन लाइनर समसामयिकी के साथ। पहला पॉइंट है कि पूसा कृषि, आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, WWF इंडिया ने मिशन लाइफ के तहत 2 से 8 अक्टूबर तक आयोजित वन्यजीव सप्ताह के दौरान जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि WWF इंडिया ने जो वन्यजीव सप्ताह मनाया है वो कब से कब तक मनाया है, 2 से 8 अक्टूबर तक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा समूह एनटीपीसी लिमिटेड को फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। और यह विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में से 261वें स्थान पर है और इस सूची में शामिल होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र भारतीय पीएसयू है। तो ये चूंकि एकमात्र पीएसयू है जो कि इस सूची में आया है और इसका स्थान 261वां है, इसलिए ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसकी रैंक भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, राजस्थान का उदयपुर जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, भारत के पहले वेटलैंड शहर के प्रतिष्ठित खिताब की दौड़ में शामिल है। राजस्थान सरकार इसको लेकर गंभीर कदम उठा रही है और वर्तमान में शहर का नामांकन अनुमोदन के लिए रामसर कन्वेंशन में प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया में है। और अगर ये खिताब जीत लेती है तो ये भारत का पहला वेटलैंड शहर होगा उदयपुर, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 17वें भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई में किया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, भारत सरकार के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत को 10 खरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता प्रदान करेगी। अब आगे बात करते हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पे थे। तो जो उत्तराखंड के दौरे में उन्होंने काला पानी के पास गुंजी नामक एक स्थान है वहां का दौरा किया और इसके कारण नेपाल के विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। नेपाल के विपक्षी दलों ने दावा किया है कि मोदी अधिकारियों को सूचित किए बिना, मतलब कि नेपाल के अधिकारियों को सूचित किए बिना उनके क्षेत्र में आ गए और उन्होंने जानना चाहा कि ये कैसे हो गया। और नेपाल भारत की सीमा पर काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख ये दोनों देशों के आधिकारिक मानचित्रों में शामिल है, हालांकि वे भारत के प्रशासन के अधीन आते हैं। तो ये मैंने डेटा इसलिए दिया है कि ये तीन जो है पिछले वर्ष भी मतलब कि न्यूज में आ रहे थे, तो आपको ध्यान देना होगा कि काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख ये तीनों जो है नेपाल और भारत के मानचित्र में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के अध्यक्षों
FMCBG की चौथी बैठक मोरक्को के मार्rakech में हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एशियाई विकास बैंक कई बीमारियों के टीकों के उत्पादन के लिए बांग्लादेश को $338 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। तो आपको ध्यान देना है कि एशियाई विकास बैंक जो है टीकों के लिए किस देश को $338 मिलियन दे रही है, बांग्लादेश को दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष में शिव शंकरी जी क्यों न्यूज में हाईलाइट हो रही थी, क्योंकि सरस्वती सम्मान 2022 इनको दिया गया था, जिसकी घोषणा मार्च में ही हो गई थी, लेकिन अब इनको ये पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है। तमिल लेखिका शिव शंकरी को गुरुवार को उनकी स्मरणों की पुस्तक सूर्या वामसम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये पुस्तक का नाम भी आप याद रखिएगा, सूर्या वामसम। सरस्वती सम्मान 1991 में फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्य पुरस्कारों में से एक है। यह देश में भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च मान्यता और इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के बारे में कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज है। तो खसरा और रुबेला टीकाकरण कवरेज में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान 14 अक्टूबर यानी कि आज के दिन सभी 3 चरणों का समापन होगा, इसलिए ये कल न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। अब हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई। तो वर्ष 2017 में इसे प्रारंभ किया गया था, और सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे। अब अगर आपको पता है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है किन किन रोगों का उपचार या तो उसको कम करने की प्रक्रिया शामिल है, तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस पहल का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक देश के खसरा रुबेला उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में खसरा और रुबेला युक्त वैक्सीन की 2 खुराक का 95% टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना है। अब आगे बात करते हैं श्रम बल सर्वेक्षण से संबंधित क्या डेटा हमको जो है दिया गया है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी किया है। तो किसने जारी किया है? सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किया है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। श्रम बल भागीदारी मापने के सामान्य स्थिति सिद्धांत के अनुसार देश में महिला श्रम भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह दर 2023 में बढ़कर 37% हो गई है, जो पहले 4.2% थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत की थी। अब आगे बात करें, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी सीधे रूप से आर्थिक विकास से संबंधित है। जब महिला आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उपयोग कम हो जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप संभावित उत्पादकता और आर्थिक उत्पादन का नुकसान होता है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होने से उच्च सकल घरेलू उत्पाद और समग्र आर्थिक समृद्धि में योगदान हो सकता है। तो ये डेटा यहाँ पे दिया गया है कि 2017-18 में महिला श्रम बल जो है 23.3 था, और वही 2022-23 में 33% पे ये आ गया है। अब आगे हम बात करते हैं यूनिटी गवर्नमेंट से क्या न्यूज थी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिटी गवर्नमेंट का संबंध जो है इजराइल से है। इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष जारी है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ युद्ध की निगरानी के लिए विपक्षी नेता बेनी गैजेट के समर्थन में से 12 अक्टूबर को एक आपातकालीन एकता सरकार का गठन किया। तेल अवीव में सेना के मुख्यालय से दिए गए भाषण में नेतन्याहू ने कहा, इजराइल राष्ट्र एकजुट है और अब नेतृत्व भी एकजुट है। समझौते के अनुसार एकता सरकार युद्ध की अवधि के लिए काम करेगी और आपातकालीन युद्ध कैबिनेट से युद्ध के संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उम्मीद की जा सकती है। तो आपको ध्यान ये देना है कि यूनिटी गवर्नमेंट किस देश में बनाया गया? इजराइल में बनाया गया। अब आगे बात करते हैं सिजली मारी पहाड़ी की, ये न्यूज में क्यों चल रही थी और ये किस राज्य से संबंधित है। तो उड़ीसा राज्य के काशीपुर की सिजली मारी पहाड़ियों से वेदांता के बॉक्साइट खनन को लेकर आक्रोश पनप रहा है। स्थानीय लोग अब हथियार उठा रहे हैं क्योंकि कंपनी द्वारा नियुक्त निर्माण एजेंसी कथित तौर पर बिना किसी पल्ली या ग्राम सभा के खनन के कार्य करने की कोशिश कर रही है। तो सिजली माली पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। और जब ऐसी न्यूज आती है ना, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं डिटेल में।
खनन कंपनी के पास वेदांता लिमिटेड से एक अनुबंध है जो बॉक्साइट सहित प्राकृतिक संसाधनों के साथ काम करने वाला व्यापारिक समूह है जिसके पास देश का 41% भंडार है। तो देखिए, अब ये जो खनन करने वाले थे ये बॉक्साइट के लिए खनन करने वाले थे, तो आपको खनिज में आपको बॉक्साइट उत्पादित राज्य की एक सूची तैयार करनी चाहिए कि शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं जहां पे बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तितली माली और पुटुमाली खदानें क्रमशः वेदांता और अदानी के लिए खोली गई हैं। नियामगिरी पहाड़ियों को बॉक्साइट खदानों से बचाने के लिए डोंगरिया कोंधो ने महान प्रयास को दुनिया ने मान्यता दी है। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि नियामगिरी पहाड़ी जो है ये भी उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा के भूवैज्ञानिक निदेशालय के अनुसार राज्य के 95% से अधिक बॉक्साइट भंडार पूर्वी तट बॉक्साइट क्षेत्र में केंद्रित हैं, विशेष रूप से कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी और बालागिरी जिलों सहित दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों में। तो देखिए, एग्जाम में ये भी आते हैं क्षेत्र के नाम कि कोरापुट में क्या होता है, रायगढ़ में, कालाहांडी में, तो यहाँ पे जो है बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं ओजोन अपूर्ण क्षेत्र को लेकर वैज्ञानिकों ने क्या स्टेटमेंट जारी किया है। तो न्यूज ये है कि अंटार्कटिका के ऊपर उपग्रह माप से ओजोन परत में एक विशाल छेद का पता चला है जिसे वैज्ञानिक अपूर्ण ओजोन क्षेत्र कहते हैं। आकार में 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर का था जो ब्राजील के आकार का लगभग 3 गुना ये है। ओजोन परत समताप मंडल में एक सूक्ष्म गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल की 4 परतों में से एक है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का आकार हर साल बदलता रहता है। यह साल अगस्त में खुला और नवंबर या दिसंबर में फिर से बंद हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस साल का बड़ा ओजोन छिद्र दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के दौरान हंगा टोंगैना टोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था और इसीलिए आज का प्रश्न जो है इसी से रिलेटेड है। अब आगे बात करते हैं, जब ये आपका हुंगा टोंगा हुंगा हपाई ज्वालामुखी आया है तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। यह पश्चिमी दक्षिण प्रशांत महासागर में है, यानी कि आज के प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी होगा। तो हुंगा टोंगा हुंगा हपाई ज्वालामुखी कहां पे है? पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर में, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और ये टोंगा साम्राज्य द्वारा बसे हुए द्वीपों के पश्चिम में स्थित है। यह टुपुआ आर्क के साथ 12 पुष्ट अंडर सी ज्वालामुखियों में से एक है। ये जो है पानी के अंदर ज्वालामुखी है जो बड़े केरमाडेक टोंगा ज्वालामुखी आर्क का एक खंड है। टोंगा कार्मेडेक आर्क का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे प्रशांत प्लेट के सबडक्शन के परिणाम स्वरूप हुआ था। यह एक अंडरसी ज्वालामुखी है जिसमें 2 छोटे निर्जन द्वीप हुंगा हपाई और हुंगा टोंगा शामिल है, इसलिए इसका नाम हुंगा टोंगा और हुंगा हपाई ज्वालामुखी दिया गया है। तो यहाँ पे मैप में दर्शाया गया है कि ये ज्वालामुखी है और ये है इसकी स्थिति, तो आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं एशियाई पैरा गेम्स के बारे में कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज है। तो न्यूज ये है कि एशियन गेम के बाद अब चीन के हांगझोउ में 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक के चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जा रहा है। भारत की ओर से पैरा खेलों में 196 पुरुष और 113 महिला एथलीट सहित 309 एथलीटों का एक दल शामिल होगा और पहली बार 5 खेलों कैनो, ब्लाइंड फुटबॉल, लॉन बाउंस, रोइंग और ताइक्वांडो सहित 17 खेल स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करने वाला है भारत। तो ये तो रहा दोस्तों आज की करंट अफेयर। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। अब और इस चैनल मतलब कि मेरा जो मेन फोकस होता है वो होता है रिवीजन के ऊपर। हमको रिवीजन करना चाहिए। अब जब यहाँ पे बात ज्वालामुखी की हो रही है तो आज ही के आज जो है आप प्रमुख ज्वालामुखी जो भी विश्व में पाए जाते हैं आप उनको जो है देशों के साथ या तो उनको मैप में जरूर देखें और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और कोई भी ऐसा सेक्शन जो न्यूज में हाईलाइट होता है उसी से रिलेट करके जो है एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।